अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। इम्पोर्टेंट खबरें हैं और ख़ास तौर पे जो मैंने पहले भी प्रोग्राम में आपको बताया था कि ट्रूडो जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और रिज़ाइन देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं अभी जब तक नया लीडर नहीं चुन लिया जाता, मैं यहीं पे रहूँगा और पार्टी को उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्दी मुमकिन है, वो उसको नया लीडर जो है वो चूज़ करें और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो नई लीडरशिप की जो चॉइस होगी, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। क्योंकि वो चाह रहे थे कि एक बेहतर चॉइस जो है वो लोगों को मिल सके। ये डेमोक्रेसी है और यहाँ पे लोगों की आपको पता है वैल्यूज़ भी हैं और वो जब देखते हैं कि ये इस तरह की सूरत-हाल होगी भी है, तो हमारी तरह वो क्लिंग नहीं करते हैं, वो चिपक नहीं जाते हैं कि नहीं मैं नहीं हूँ छँटना, मैंने ये नहीं करना, ये नहीं करते हैं। उनको पता चल गया कि भई एक फैक्टर है लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं, इनकम्बेंसी भी है, इंटरनेशनल प्रेशर भी है, सब कुछ है। तो और मेजर जो रोल है वो ज़ाहिर है कि जो लोग हैं यहाँ पे वो उनको नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है इट्स टाइम टू गो। तो ये हमारे लिए भी लर्निंग प्रोसेस है ये और जो जो खास तौर पे हमारे पाकिस्तान में या इस तरह की जो कंट्रीज़ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो सीखें इससे। साथ-साथ इमरान खान साहब का एक मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट आया है, उसमें थोड़ा-सा उनका जो ब्लड प्रेशर लगता है काफ़ी तेज़ हुआ हुआ है। उन्होंने काफ़ी टेक ऑन किया लोगों को, वो भी ज़रा देखते हैं उसका ज़रा उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ चीज़ें जो दूसरी चल रही हैं, वो देखते हैं कि जो इमरान खान की पार्टी की जो टॉक्स चल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, इसमें से निकलना क्या है? अभी तक तो हम देख रहे हैं कि डेडलॉक हुआ हुआ है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि मरियम की जो पिक जो आपने देखी होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, उसने तली डाली हुई है, उसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है, अब इंटरनेशनल लेवल पर भी उसका रिएक्शन आना शुरू हो चुका है और राना सनाउल्लाह साहब भी मान गए हैं कि जनाब इमरान खान जो हैं, वो कमाल के लीडर हैं जो अपने वर्कर्स के साथ जो है वो साथ चलना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जब तक मेरा आखिरी वर्कर भी जेल में है, मैं नहीं जाऊँगा। तो लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज़ और एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया हुआ है। तो इन तमाम अमूर पे बात करते हैं और दूसरी चीज़ें भी जो आएँगी वो भी ज़रा डिस्कस करेंगे और इन तमाम बातों के ज़ेरे बहस लाने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं। उनसे सीखा करें और उनके कॉलम्स भी पढ़ा करें। हियर कम्स साद हफ़ीज़ भाई। साहब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया साद भाई। कैसी हैं आप? आपके यहाँ मौसम कैसा है? मौसम आजकल सर्दी है अच्छा, यहाँ। सर्दी शुरू हो गई आपकी है। जैसी सर्दी नहीं। हाँ, हमारा कल -20-25 पे था, लेकिन आज कुछ बेहतर हुआ। जी, आज आज अचानक तकरीबन 15 टू 20% नहीं 15 टू 20 डिग्रीज़ नीचे आ गया। यानी जी, बेहतर हो गया। बेहतर हो मतलब -2-3 पे आ गया, जी, 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 बिल्कुल। व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़ जी। व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। तो अच्छा जी, ज़रा थोड़ा-सा ये मुझे बताएँ कि ये ट्रूडो साहब की जो एग्ज़िट हुई है और किस तरीके से हुई है, ये ज़रा हमें समझाएँ और क्या इसमें ट्रम्प फैक्टर भी शामिल है, इनकम्बेंसी है उनकी रैंकिंग बहुत नीचे चली गई थी, रेटिंग बहुत नीचे जा चुकी हुई थी। 9-10 साल अब उनके होने वाले हैं। तो क्या समझते हैं वो व्हाट वाज़ द मेन फैक्टर एक्चुअली? जी हाँ, आपने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं समराइज़ कर लेता हूँ उसको जी, प्लीज़। कि हिज़ टाइम हैड कम हुँ, एंड ही रिकॉग्नाइज्ड इट और बेसिकली डेमोक्रेसीज़ में जी कसाना साहब जैसे आपने कहा, ये होता है। एक ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ लीडरशिप होता है। एब्सोल्युटली। इनको 9-10 साल हो जाएँगे, जब तक ये जाएँगे। हुँ, 9 साल तो हो गए हैं। हाँ, और बेसिकली इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि ही कुडन्ट टेक हिज़ विज़न ऑफ कनाडा फॉरवर्ड हुँ, क्योंकि कनाडा काफ़ी चेंज हो गया है। हाँ, और अब ट्रम्प के आने से सारी दुनिया में जो खलबली मची हुई है, उसका नेक्स्ट डोर नेबर के ऊपर तो काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है। हुँ, तो मेरा मेरा जो था जब इन्होंने ऐसे कहा 51st स्टेट तो हर वक़्त कई दफ़ा कह चुके हैं वो ट्रम्प साहब। हाँ, लेकिन आज भी कह रहे हैं। जी हाँ, लेकिन दूसरी चीज़ जो है ना जब उन्होंने टैरिफ्स की बात की और इ इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? कैन हिज़ रिलेशनशिप विद ट्रम्प मैं इनकी बात कर रहा हूँ ट्रूडो की, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो हाँ, अगर कोई ऐसा लीडर आ जाए कनाडा में जो कि डील कर सके ट्रम्प साहब के साथ, तो मेबी टैरिफ्स के ऊपर भी कुछ बातचीत हो कॉम्प्रोमाइज़ सकती हो है। जाए। हाँ, जी हाँ, तो कॉम्प्रोमाइज़ इस हो जाए। वजह हाँ, से मेरा सिंपल ये सिचुएशन है कि उनका टाइम आ गया था। जैसे उनके अब्बा का आया था एक वक़्त। हाँ, हाँ, वो भी हाँ। बड़े फेमस आदमी थे पियर पियर ट्रूडो। ट्रूडो पियर ट्रूडो। और डायनेस्टी थी इन मेनी वेज़ लेकिन ये मेरे ख़्याल में इसका वक़्त आ गया है। अब वक़्त कोई आ नया गया। लीडर आएगा वहाँ, जो कि तो ये मोर इस तरह अलाइन्ड के होगा विद टुडेज़ वर्ल्ड। हाँ, जो जो कि ज़्यादा जानता जी, होगा। लेकिन जी, बात ये है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें तो कुछ पता नहीं चलता कि क्या होगा। लेकिन साथ ही जिस तरीके से ये सारा सिलसिला हुआ है और जिस तरह
थोड़ा सा हमने देखा कि पिछले चंद जो दिन गुजरे हैं, चंद हफ्ते कह लें, उसमें चीजें बड़ी तेजी से हुई हैं, ट्रिगर हुई हैं, और उसमें ट्रंप का फैक्टर मुझे लगता है कि उसने काफी ज्यादा ट्रिगर किया है इन चीजों को। शायद ये अभी 2-4 महीने और खींच जाते, लेकिन ट्रंप की वजह से उनकी जो कंट्रोल था ओवर द पार्टी, वो भी खत्म हो गया, और जो पार्टी थी उसमें आप देखें ना, तकरीबन इनके 150 के करीब एमपीज हैं पार्लियामेंट में, उसमें से 50 ने मुतालबा कर दिया इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कि जी यू यू शुड गो। तो उसमें उसमें भी ज़ाहिर है इंटरनेशनल फैक्टर होगा। ये मुझे बताएं कि क्या ट्रंप का फैक्टर जो है, अगर ये एट प्ले है, यहाँ पे हुआ है, तो फिर तो जो बाकी लोग हैं दुनिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो वो भी उनके लिए भी ये वेकअप कॉल होगी कि भाई अगर ट्रंप के आने से पहले पहले ही लोग जो हैं वो इस तरह जाने लग पड़े हैं, तो ये हो सकता है ये डोमिनो इफेक्ट हो जाए। इसका डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि यूके के अंदर भी इतनी अच्छी मेजॉरिटी के साथ ही आई थी लेबर पार्टी, लेकिन हाँ सडनली मस्क साहब का जो कि बड़े हाँ, इनके वहाँ पे करीब हाँ थे ट्रम्प के, उनका काफी इन्फ्लुएंस है वहाँ फार राइट की तरफ, और वो जो हाँ फार राइट है उसने डिस्प्लेस कर दिया है कंजर्वेटिव पार्टी को एज द हाँ सेकंड लार्जेस्ट पार्टी एट द मोमेंट। तो हाँ मे बी इवन द फर्स्ट, वी नेवर नो। तो हम्म, ट्रम्प का तो इफेक्ट ऑलरेडी हो रहा है, यूरोप में तो हो रहा है। अब आप हाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं, तो हाँ पाकिस्तान में तो सिस्टम ही डिफरेंट है ना। और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट डिफरेंट तरह का होगा। ये जो डेमोक्रेटिक इफेक्ट ऑलरेडी हो रहा है, जैसे कनाडा की बात हो गई, यूके की भी बात हो गई, तो हाँ ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिका का। पाकिस्तान के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस होगा वो बेसिकली सैंक्शंस के साथ होगा, इकोनॉमिक हम्म, कंट्रोल्स के ऊपर होगा। तो वो जरा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर होगा अगर आया तो। हाँ। तो वो क्या क्या उसका किस तरह का डिफरेंट होगा, क्या उसमें नतीजा क्या निकल सकता है? क्या वो डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे, या वो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे? मुख्तलिफ टूल्स होते हैं ना इनके पास, जी क्या हाँ, क्या चीजें हो सकती हैं? व्हाट डू यू बिल्कुल। फोरसी? पाकिस्तान के साथ तो बहुत से टूल्स हैं इनके पास, लेकिन मेरे ख्याल में इनिशियली तो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। और आर्म ट्विस्टिंग में ये होगा कि एसेंशियली उनसे ये कहेंगे कि भाई आप इमरान खान को रिलीज करें, और बेसिकली उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाएं, और आप इलेक्शंस फिर से करवाएं। नाउ वेदर दे विल डू दिस टुडे और 6 months डाउन द रोड, अ ईयर डाउन द रोड, वी डू नॉट नो, हाँ लेकिन वो ठीक। चीज क्लियर हो जाएगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। उनके बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको कुछ इंडिकेशन मिल जाएगी कि किस डायरेक्शन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है पाकिस्तान की तरफ। तो वी हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ दिस जनवरी कि वो क्या क्या चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होती हैं, उनकी पॉलिसीज क्या आती हैं। एक तो यह है कि उनकी जो कन्फर्मेशन का सिलसिला है, मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज हैं जिनको हम मिनिस्टर्स कहते हैं, वो अब शुरू हो रहा है। 14 को पहले जो वजीर दिफा है हैक्सेथ, उनकी कन्फर्मेशन हियरिंग हो रही है। तो उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी कन्फर्मेशन इजीली हो जाएगी, क्योंकि उनके पास वोट्स हैं और इतने वो कंट्रोवर्शियल वो इतने नहीं है, उनकी इजीली हो जाएगी। बाकी चीजें भी हम देखते रहेंगे। इससे साथ साथ ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब का जरा थोड़ा सा जिक्र करते हैं, जो उन्होंने मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने जो ट्विटर के ऊपर उनका जो मैसेज आया है, वो जरा मैं पढ़ता भी हूँ और आप उसको थोड़ा सा डाइसेक्ट भी करें। वो कह रहे हैं जी कि मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याहिया खान और जियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में हो रहा है, उस जमहूरियत के नाम पे हो रहा है, उसका मुवाजना सिर्फ और सिर्फ याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का गला घोंटा जाता है, ताकि आमिर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज बुलंद करने वाला ना हो। आजाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है, इसलिए उसकी आवाज बंद की जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फहमियों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए उसके इख्तियार भी सल्ब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फिस्ताई हरबे बदरजाए उतम यानी एक्सट्रीम पे पहुंचे हुए। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है? ये बाकी चीजें करते हैं, लेकिन यहां तक जो उन्होंने कहा है, इससे आप एग्री करती हैं? कंप्लीटली एग्री करता हूँ, क्योंकि ये एसेंशियली जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट का एक नया फेस है।
एसेंशियली बड़ी ये जो इन्होंने सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, ये अनऑफिशियल मार्शल लॉ है, लेकिन दुनिया को ये दिखाते हैं कि हमारे पास ये गवर्नमेंट है, एक सिविलियन गवर्नमेंट है। डाउन प्ले कर देते हैं कि किस तरह वो सिविलियन गवर्नमेंट आई, लेकिन उसको फेस प्रेजेंट करते हैं। तो दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। ये तो जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि इन्होंने कई मार्शल, मैंने भी इतने ही मार्शल लॉ देखे और आपने भी देखे होंगे कुछ। तो मैं ये कह रहा था कि ही इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, और ये दुनिया को दिखावा है, बट बेसिकली दिस इज एन अनऑफिशियल मार्शल लॉ जिसमें सारे इंस्टीट्यूशंस को क्रश कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, जो आगे वो कह रहे हैं, अब वो हमीदुर रहमान कमीशन की भी बात कर रहे हैं कि जो हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाज़ेह हुआ था कि याहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। ये अर्दली आपको पता ही है, जो फौज में होते थे, ऑर्डरली जिनको कहते थे, या अर्दली हम उर्दू में कह लेते हैं। उससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, क्योंकि कम से कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। तो ये जो है, मैं अलकादर ट्रस्ट का भी सुना देता हूँ। वो कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूँ ये फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। एक तो देखेंगे उन्होंने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा है और कठपुतली कहा है कि ये तो बेसिकली एक कठपुतली के तौर पर काम कर, वैसे इससे कोई एग्री करे या ना करे, बेसिकली नजर तो सब कुछ यही आ रहा है। और साथ साथ उन्होंने अलकादर ट्रस्ट पे भी उन्होंने कह दिया कि ये जो फैसला है जल्दी से जल्दी सुनाएं, और हम उन्हें यकीन है कि इसमें भी आपका मुंह काला होगा। अब देखें ये जो मुझे लगता है कि उनका जो टोन है और जो टेनर है उसमें काफी अब सख्ती आ रही है और एग्रेसिव टोन जो है वो हमें नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि ये जो उन्होंने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को भी जिक्र कर दिया और उसको उन्होंने इक्वेट किया है आजकल के दौर से, और उन्होंने कहा कि ये मुसलसल तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज और कह देता हूं आपसे कि ये जो सिचुएशन आज है ये उस जमाने से भी वर्स है। याहिया खान की डिक्टेटरशिप थी, याहिया खान की जो डिक्टेटरशिप थी, एटलीस्ट उन्होंने पहला पाकिस्तान का फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करवाया था। ये तो एग्रीड था सारी दुनिया को कि वो फ्री एंड फेयर था, जिसमें अवामी लीग जीती थी। अब मैंडेट उनका चुरा लिया था, वो बात अलग है। मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया, चुराया नहीं था, मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया था उनका, वो बड़ी खामी थी उसकी याहिया खान की। लेकिन आज तो बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है कि एक लूजिंग पार्टी जिसकी 17 सीटें हैं वो गवर्नमेंट में है, जिसकी 100 सीटें हैं वो अपोजिशन में बैठी हुई है। तो दिस इज वेरी, ही इज करेक्टली पॉइंटेड इट आउट। अब जो दूसरी चीज है, ये जो अलकादर ट्रस्ट का केस है, ये तो खैर मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था कि मुझे कुछ सेंस नहीं पता इसका कनेक्शन इमरान खान से क्या है। मुझे अभी तक कोई लिंकेज ऐसी नहीं आ रही। तो लेट्स सी कि इसका डिसीजन क्या आता है। डिफर करते रहते हैं, अब 13 तारीख को आएगा, तो आई डोंट थिंक ही इज अफ्रेड ऑफ दैट। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि he has done nothing wrong, जो किसी को पता होता है कि मैंने किया हुआ या नहीं किया हुआ। एक तो ये है कि अलकादर ट्रस्ट का उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोगस है। फिर आगे जाके वो बुशरा बीबी के बारे में भी कह रहे हैं कि बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें उनका कोई सिलसिला नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही उन मामलों को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते हो चुके हैं, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मीशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट 0 है, मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई माशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है, और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहाँ कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हो, दहशत गर्दी हो, और जहाँ असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हो। ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। तो ये है जी उनका मैसेज, और इसका जो जिस्ट है वो यही है कि उन्होंने एक तो ये है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपना जो एक नुक्ता नज़र है वो बयान कर दिया है, और साथ उन्होंने रगेदा है इस फॉर्म 47 वाली हुकूमत को भी, और बाकी चीजें जो उनको बैक कर रहे हैं उनको भी बता दिया है कि इस तरह आपका ना इन्वेस्टमेंट आएगी, ना आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी।
और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, लास्ट जो आपने पढ़ा है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये हाँ। एक प्रोसेस है जिसमें मेरी हमारी नेगोशिएटिंग टीम है, और एसेंशली जो ये अनऑफिशियल जो ऑफिशियल प्रेस कोशिश ये कर रही थी ना कि डिवाइड करने हाँ, की हाँ, इनकी पार्टी को, उसको इन्होंने कहा कि कोई डिवीजन नहीं है पार्टी के अंदर, एवरीबडी इज फुलफिलिंग देयर ओन रोल। ये बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज है उनकी, हाँ, इमरान हाँ। खान की। सही बात। और साथ-साथ ये भी सुना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी पार्टी को कि भई ज़रा थोड़ा-सा मतलब अपने पाँव पे खड़े हो। ये क्या है कि आपने उन लोगों का नाम लेना छोड़ दिया हुआ है, पार्टी के जो लोग मिसिंग हैं, जो लोग शहीद हो गए हुए हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं। पार्टी की लीडरशिप जो है वो तो बेसिकली लगता है यूँ है कि या तो कॉम्प्रोमाइज़्ड है या स्केर्ड है, या फिर उनके अपने कुछ डिज़ाइन्स हैं, वो नहीं चाहते होंगे शायद कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और हमारी दुकानें जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएँ। जी हाँ, मैंने ये पहले भी कहा था कि ये सिचुएशन पीटीआई के लिए अगर फेवरेबली पैन आउट कर जाए, तो वो इसी तरह हो सकता है कि स्ट्रीट पावर जो है उसको दिखानी पड़ेगी, फिर दिखानी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली दिखानी पड़ेगी। हाँ। और ये निगोशिएशन जो है ना, ये टाइम बाइंग टैक्टिक है गवर्नमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट की। तो ये जो लीडर्स बीच में बैठे हुए, इनका मफाद यही है कि ये एग्जिस्टिंग स्टेटस को चेंज नहीं किया जाए। इनके वेरियस हैं, फाइनेंशियल होंगे और इंसेंटिव्स होंगे इनके पास, लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि खान हैज टू कनेक्ट डायरेक्टली बैक विद हिज पीपल, विद द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ पाकिस्तान हु सपोर्ट हिम, और वापस आके स्ट्रीट्स के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करना है, वेदर इट्स फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और एनीबडी एल्स, कि भाई ये जो है प्रोसेस शुरू हुई थी 2-2.5 साल पहले, आफ्टर ही वाज रिमूव फ्रॉम पावर, उसके बाद से जो सारी सिचुएशन है ये बेसिकली स्टेट्स के ऊपर रिजॉल्व होगी, ये निगोशिएशन से रिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये हटते हुए नजर नहीं आते, अनलेस जैसे आपने डिस्कस पहले भी किया है कि इस्टेब्लिशमेंट में कोई चेंज ऑफ एटीट्यूड आ जाए, यानी कि मिलिट्री लीडरशिप में कोई चेंज आ जाए, वो बात अलग है। वो अलग है। ज़ाहिर है, वो तो ज़ाहिर है कि उसका तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि ये जो इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर जो सो कॉल्ड हमारे हैं, उनको अर्दली कहा है, और उसके ऊपर अब पूरी मीम्स बन रही हैं, उसके ऊपर बड़े ज़बरदस्त किस्म की सोशल मीडिया पे बातें भी हो रही हैं। अ, ये वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करते रहते हैं? इनको मतलब मुझे समझ नहीं आती, मुझे थोड़ी-सी शर्म भी आती है कि यार ये जैसे जाके लोगों को मिलते हैं, जैसे झुकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं कैसे इनको डिफेंड करूँ? बट इनको आप देखिए ना, इस तरह देखें कि इनके बड़े भाई का सारा स्टैचर था, ये तो उनके बेसिकली उनके हाँ, शैडो हाँ, में हाँ। इनकी पॉलिटिक्स बनी है, और एसेंशियली ये एक रीजनल लीडर थे, ये कोई नेशनल लीडर नहीं थे। अब इनको ये सौंपा गया है कि बिकॉज ही इज बिकम प्राइम मिनिस्टर बेसिकली, तो वो उनका स्टैचर कभी हो ही नहीं सकता, प्लस उनकी गवर्नमेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, तो वो अर्दली ही होंगे ना फिर तो। एसेंशियली जो पावर है, पावर तो जैसे इमरान खान ने कहा है, पावर तो एक ही आदमी के पास है फिलहाल तो। अब वो आदमी जो है वो है, जो कोई भी है, तो वो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो वो तो उनकी बैक एंड कॉल के ऊपर है ना। लेकिन आज तो इमरान खान ने वो जो आदमी है जिनका नाम नहीं आप ले रहे हैं, ज़ाहिर है आर्मी चीफ साहब हैं, उनका नाम लेके उन्होंने तो कह दिया कि ये तो जनाब तनकीद की है उन्होंने, और पूरी की पूरी उन्होंने टेक ऑन किया है पूरी एस्टेब्लिशमेंट। जी हाँ, अब यही है कि देखें, ये चीज नोटिस कीजिए कि इनकी जो लीडरशिप बाहर है पीटीआई की, वो बड़ी कोशिश करती है कि आर्मी चीफ का नाम ना ले, आर्मी चीफ की बल्कि वो इमरान खान के जो ट्वीट्स हैं उनको रीट्वीट भी नहीं करते। तो आप देख लीजिए कि यहाँ ही आप देख लें कि डिवीजन कितनी है और कौन क्या समझता है। तो अच्छी बात है कि इमरान खान ने रेस किया कि उन्हें पता है कि भाई यही बंदा है, यही पर्सन है जो कि एसेंशियली डेमोक्रेसी के ऑब्स्टिकल है, मेन डेमोक्रेसी के बीच में खड़ा हुआ है। तो अब यही है कि ठीक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है जब निगोशिएशंस होती हैं, तो जी। अच्छा, थोड़ा-सा ज़रा टॉक्स के बारे में मुझे बताएँ कि इस वक़्त जो टॉक्स की सिचुएशन है, वो क्या है? क्या स्ट्रैटेजी आपको नज़र आ रही है हुकूमत की, पीटीआई की? किस तरीके से ये बढ़ रही है? मुझे क्योंकि अभी तक जो कल की इत्तला थी, वो तो ये थी कि अभी तक डेडलॉक चल रहा है। वो कह रही थी कि हमें रिटर्न दें, ये कह रहे हैं कि हमने रिटर्न नहीं देना, और जो हमने आपसे बात की है मीटिंग के अंदर, वही हमारा रिटर्न समझ लें आप।
तो ये रिटर्न क्यों मांग रहे हैं? क्या उनको ये है कि हम कल को अपना बयानिया बता सकेंगे कि जी देखिए इन्होंने एनआरओ मांगा था और हमने इनको एनआरओ दिया, और इमरान खान इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन पर्सनल एनआरओ। जी हाँ, एग्जैक्टली। तो ये जो दोनों पोजीशंस हैं, जब भी तो डेडलॉक चल रहा है कसाना साहब, के डिमांड्स जो हैं वो रिटन डिमांड्स चाहते हैं कि बाद में देखें, या ना हो कि भाई ये डिमांड्स अगर मान ली जाएं तो उस पर फर्दर कोई एक्स्ट्रा डिमांड ना आ जाए, ये डिमांड्स वो चेंज ना करते हैं पीटीआई वाले। और पीटीआई वाले तो ट्रस्ट नहीं करते इन्हें बिल्कुल। तो ये डिमांड्स ऐसी रखना चाहते हैं टू मेक क्लियर कि इमरान खान इज नॉट एंटरिंग इनटू अ डील, ही इज नॉट एंटरिंग इनटू अ डील। और ये बेसिकली जब भी तो इमरान खान ने ये कहा है कि पहले मेरे सारे वर्कर्स को रिलीज करो और फिर जुडिशियल कमीशन बनाओ इसकी मई 9 की और नवंबर 26 की। तो जब ये दोनों डिमांड्स वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि राइटिंग में दे दो, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, दे देनी चाहिए कि भाई ये दो ही डिमांड्स हैं हमारी, हम डील नहीं मांग रहे, आप ये पहले करें फिर आगे चलते हैं। और ये हाँ, करने वो असल में जहाँ पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं होता, वहां पे बिल्कुल फिर यही होता है ना कि एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा होता है, क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट नजर आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को काफी बिटर एक पास भी तो रहा है ना। जी और खास तौर पे इमरान खान के हवाले से जिस तरीके से इन्होंने बैकआउट किया है मुख्तलिफ जगहों पे, और किस तरीके से कमिटमेंट्स कर करके इन्होंने बैकआउट किया है, तो वो फिर जाहिर है इमरान तो फिर वो ट्रस्ट बट वेरीफाई वाली बात करेगा ना। जी बिल्कुल। और मेरा अब भी ये ख्याल है कि ये राइटिंग में भी दे दें पीटीआई वाले, ये जो दो डिमांड्स हैं, तो गवर्नमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी इसे, नहीं करेगी। नहीं करेगी, क्योंकि एसेंशियली बी अ कम डाउन। मेरे ख्याल में ये टाइम पास कर रहे हैं, जब भी तो मैंने कहा इस महीने के आखिर तक ये चाह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस करें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को और फॉरेन कैपिटल्स को कि हमारे देखें हमने सब कुछ किया, हमने अपने सो कॉल्ड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इनके हेड किया, हमारी इसने टीम ने निगोशिएटिंग टीम ने, लेकिन ये ऑपोजिशन मानती नहीं है, इमरान खान मानते ही नहीं। हाँ हाँ, ये तो है। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ, ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा इसका जरा तजिया दूसरे एंगल से भी करते हैं। और वो है कि जो इमरान खान साहब की जो बहन है, जो उनकी हमशीरा है, वो जब आती हैं तो वो उनकी टोन और टेनर क्या होता है वो भी जरा देख लीजिए, वो क्या कह रही हैं। आज मैं आपको इस बात से शुरू करती हूँ कि जो इस वक्त हुकूमत बैठी है वो ये चाह रही हैं कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि 1.5 साल से नहीं 2.5 साल से इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान ऐसा 3 साल के लिए बाहर चले जाएं। फिर इन्होंने कहा आप 2 साल के लिए चले जाएं। फिर 6 महीने पे आ गए। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें, हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। फिर इन्होंने कहा कि आप अगर चुप रहें, हमारी हुकूमत चलने दें। इन्होंने हर किस्म के, ये इस किस्म के सेकेंड हैंड, मतलब डायरेक्टली तो नहीं कहा, हमें भी किसी ने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन हम इस किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। जब इमरान खान अपने केसेस का 1.5 साल से जेल में बैठ के सामना कर रहे हैं और हम साथ उनके देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान ने सब्र से केसेस का सामना किया, तो अब ये क्यों तासर दे रहे हैं? और इमरान खान को वकीलों ने भी आगे बताया, हमने भी उनको बताया कि बाहर मीडिया में ये तासर दिया जा रहा है कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर और चैनल से भी हो रहे हैं। हाँ, ये जो बात आप कर रहे थे ना, यही बात वो कर रही हैं कि एनआरओ की कोशिश को एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि जी इमरान खान एनआरओ मांग रहा है। तो वो जो आप बात कर रहे थे बेसिकली वो वैलिडेट कर रही हैं कि ये वाकईतन इसी तरह की जी कोशिशें हो रही हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। एसेंशियली इमरान खान के पास जो है वो चीज है, वो लेजिटिमेसी है, हाँ एक तरह का हाँ उनका एक स्टैचर है ना, कि ही इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। हाँ वो इसको डेंट करने के चक्कर में है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट का जो ये कॉम्बिनेशन है, वो इस स्टैचर को डेंट करने के चक्कर में, दैट्स द ओनली वे। और दूसरा चीज ये कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, उन्होंने, इमरान खान ने मेंशन किया अपने मैसेज में कि इकोनॉमी को ये विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं एसेंशियली, कि भाई ये इकोनॉमी इज लुकिंग बेटर देन इट रियली इज, समझे ना।
तो ये तो आप एज एन इकोनॉमिस्ट आप तो लिखते हैं इकोनॉमी पे, आप इससे एग्री करते हैं कि इकोनॉमी इज गेटिंग बेटर? आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसमें एसेंशियली जब तक के कॉमन मैन के लिए कोई डिफरेंस ना आए, तो ये तो भाई स्टॉक मार्केट बेसिकली जब इमरान खान की पीक थी उससे हाफ है, अब उसका हाफ है, तो उसके ऊपर अगर आप 15% बढ़ता जा रहा है, सो व्हाट डज इट मैटर? ये तो बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग है, कुछ लोग पैसे बना रहे हैं और बड़ी लिमिटेड है ये स्टॉक मार्केट वैसे भी, इट्स नॉट अ वेरी डाइवर्सिफाइड। बहुत छोटी सी। हाँ, ये सही बात। अच्छा, एक चीज जरा आखिर में हम जरा डिस्कस कर लें कि ये जो अब सूरत हाल है, इसमें देखिए जो चीजें इंटरनेशनली हम देख रहे हैं वो, उसमें जालिम खलीलजाद साहब की आप देख रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं, रिचर्ड गुनेल ने पिछले दिनों में काफी कुछ कहा, फिर इन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स की हैं वो भी प्रो इमरान लग रही हैं। उनके भी हमने देखे हैं कि जो साउंड बाइट्स, उसमें भी उन्होंने इमरान खान की और ट्रंप की आपस में कैमराडरी वगैरह उसकी तारीफें की हुई हैं। तो जो ओवरऑल सिचुएशन नजर आ रही है वो तो हमारी जो इस वक्त हुक्मरान है इनके कोई इतने हक में नहीं जाती है। ये जो सारा मामला है, देखिए इस वक्त क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रंप के आने से पहले ये सब कुछ कर देंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी इज्जत बच जाए, लेकिन अगर वो आएगा और वो फिर कहेगा या उसकी टीम कुछ कहेगी, जिस तरह आपने कहा कि जनवरी के एंड तक चीजें सामने आ जाएंगी, फिर अगर करेंगे तो फिर तो ज्यादा उल्टी बेइज्जती नहीं होगी? बेइज्जती इनकी वरी नहीं है, बेइज्जत तो ये होते आए हैं और होते रहेंगे, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है इनके लिए। इनके लिए वो है जो कंसर्न की बात कि डू द अमेरिकन्स मीन बिजनेस, डू द अमेरिकन्स रियली वांट टू चेंज थिंग्स इन पाकिस्तान? वो जो क्लैरिटी जब तक वो नहीं आएगी, और ये क्लैरिटी उसी तरह आ सकती है कि जब बयानात से बाहर चलें, जब एक्चुअल पॉलिसी दिखाएं अपनी, तो वो जब तक नहीं होगा ना, तो ये लोग फिर भी सेफ फील करेंगे जब तक ये एक्टिविटीज अपनी जारी रखेंगे, दुनिया को ये दिखाने की कि हम निगोशिएट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसका मतलब है कि ये फिर देखेंगे, वेट एंड सी की पॉलिसी होगी इनकी डेफिनेटली वेट एंड सी की पॉलिसी। ये एग्रेसिवली परस्यू नहीं कर रहा है ये नेगोशिएशंस। आप देख रहे हैं कि कभी ये कह देते हैं, कभी वो कह देते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आई थिंक इमरान खान नोज दैट, उनको पता है ये। इसलिए इमरान ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है शायद। या वो तो खैर मैं भूल गया था, लेकिन चलिए आपने रिमाइंड कर दिया मुझे। मैं भी समझता हूं कि ये एक डेडलाइन होनी चाहिए इसकी, क्योंकि वापस आपको स्ट्रीट्स में जाना पड़ेगा किसान साहब, प्रेशर वहीं से। मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर प्लानिंग हो रही है, और इसके ऊपर जो उनका जो मुझे लग रहा है स्ट्रेटजी जो है वो यही है कि एक इस तरह की स्ट्रीट पावर जो है वो दोबारा से शो की जाए। और जाहिर है कि जनवरी जो है, जनवरी जरा थोड़ी सी ठंड होती है, जनवरी के बाद मामला थोड़े से ठीक होना शुरू हो जाते हैं, तो लोगों के लिए भी आना बेहतर होगा और इजीली पॉसिबल होगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये होता है तो उधर से इंटरनेशनल फैक्टर भी होगा और साथ साथ डोमेस्टिक लेवल पे भी प्रेशर जो है वो राइज कर रहा होगा, तो उससे मेरा ख्याल है कि एक डबल एज सोर्ड बन सकती है उनकी पॉलिसी। इट कैन। और लेकिन बड़ा क्रिटिकल फैक्टर जो होगा कसाना साहब, इसको हम और शोज में भी डिस्कस करेंगे, कि पंजाब हैज टू लीड दिस टाइम। पंजाब हैज टू लीड। मेरा ख्याल है कि इट विल लीड नाउ। क्यों? उसकी वजह मैं समझता हूँ कि ये है कि इस वक्त ट्रंप के आने के बाद अब ये उस तरह क्रैक डाउन नहीं कर सकेंगे, क्लैंप डाउन नहीं कर सकेंगे जिस तरह के पहले ये करते थे, लोगों को उड़ा के रख दिया, जिस तरह 26 नवंबर को हमने देखा। उस तरह की चीजें अब नहीं हो सकेंगी क्योंकि बाइडेन हैज गॉन। अब वो जो इनका जो पूरे का पूरा जो सिलसिला था पैराफिनीलिया वगैरह, वो सारे का सारा जो है वो खत्म हो चुका है। अब उस तरह नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल है कि पंजाब विल कम आउट। लेट्स होप सो कसाना साहब, लेट्स होप सो। ये हर वे कई तरह के इस्तेमाल करेंगे, देयर में चेंज टैक्टिक्स, बट इट हैज टू हैपन। और ये बड़ी जरूरी है कि ये मूवमेंट फिर से शुरू हो जाए, मोमेंटम गेन करें। ठीक है, चलें इस पे खातिन हज़रात हम इंशाल्लाह जो तज्जिया है इसको जारी रखेंगे, और अनकरीब फिर साद भाई से हम दोबारा मिलेंगे और इनकी जो इनसाइट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून। साद भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। शुक्रिया कसाना साहब।